चलिए आज हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है। सिंपली ये हमने एक फील्ड पैटर्न्स दिखाया, ये फील्ड लाइंस है जो किसी भी एक चार्ज आइसोलेटेड चार्ज से फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोटेंशियल V1 V2 V3 रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब सिंपली हम इसको ऐसे समझे कि कोई भी एक चार्ज Q है तो चार्ज Q के लिए आइसोलेटेड चार्ज के लिए जो सरफेस हम लोग ड्रॉ करते ऐसा Q बनता है। इसका रीजन यही है कि चार्ज Q मूव करता है अलोंग द सरफेस। अब ये जो चार्ज मूव कर रहा है, चाहे आप ऐसे एरो दिखाओ या आप इस तरह से एरो को रिप्रेजेंट करो, तो ये जो चार्ज का मोमेंट है इसी को हमने V1 से रिप्रेजेंट किया। अब इसके सराउंडिंग ऑलरेडी एक सरफेस क्रिएट किया, इसमें भी चार्ज का जो फ्लो है उसको V2 से रिप्रेजेंट किया। अनदर सरफेस ड्रॉ किया, V3 से रिप्रेजेंट किया। तो ये पोटेंशियल लाइंस है, V लाइंस इसको रिप्रेजेंट किया और इनके बीच के सेपरेशन को हम लोगों ने DL से रिप्रेजेंट किया और जो फील्ड पैटर्न होगा वो रेडियली आउटवर्ड होता है और इसी को हम लोगों ने फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो ये जैसे यहां पर सपोज हम एक सरफेस ड्रॉ कर ले एक चार्ज का, तो ये जो सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा V1। दूसरा सरफेस ड्रॉ किया वो मोशन ऑफ चार्ज को V2, तीसरा सरफेस V3। इसका मतलब जो पहला सरफेस है इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब V1 पे यदि पोटेंशियल का वैल्यू 20 वोल्ट है तो सब जगह 20 होगा। V2 पर यदि 40 वोल्ट है तो सब जगह 40 वोल्ट होगा। V3 पर यदि 60 वोल्ट है तो सब जगह 60 वोल्ट होगा। इसका मतलब यहां पर जो V1 सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल को रिप्रेजेंट करा, V2 इक्विपोटेंशियल को, V3 इक्विपोटेंशियल को, और इस चार्ज का फील्ड लाइंस ये है। तो फील्ड लाइंस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर हमने ड्रॉ किया और ये डिफरेंस इन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए dV इज इक्वल टू V2 माइनस V1 और V1 माइनस V2 जो भी है हम इसको विद इन मॉडल्स डाल के रखते हैं और ये जो सेपरेशन इसको हम DL से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये DL फॉर डिफरेंस इन पोटेंशियल है और फील्ड पैटर्न टुवर्ड्स राइट है। इसका मतलब है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस ड्रॉन ऑन एनी सरफेस ऑफ ए चार्ज, जो भी चार्ज है, और उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। इसका मतलब द सरफेस ऑफ एनी चार्ज इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया? अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यही ड्रॉ किया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr और dV डिफरेंस इन पोटेंशियल को dl से रिप्रेजेंट किया। तो माइनस dV बाई dl और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर n कैप। ठीक, अब n कैप हमने क्या लिखा? वेक्टर नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिससे सिंपली मान लो एक आइसोलेटेड चार्ज है, तो जो सरफेस ड्रॉ किए तो फील्ड लाइंस तो ऐसे ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब और जो पोटेंशियल उसके सराउंडिंग में है V1 V2 तो वो DL है और
उस डीएल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसलिए यहां पर ई डॉट डीएल डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गए ई डीएल कॉस थीटा, तो एंगल 90 डिग्री है, तो ई डीएल इज इक्वल टू 0। इट मींस ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल। समझ में आ गया? ठीक। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जहां पर फील्ड स्ट्रांगर होंगे वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होगा। इसका मतलब यदि एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए फील्ड पैटर्न ड्रॉ करोगे तो चार्ज क्यू के नियरर फील्ड स्ट्रांगर है, तो वहां का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होगा। और जब दूर जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीकर हो रहे हैं। ठीक। अब जैसे यहां पर है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, क्राउडेड है, तो यहां इसका मतलब ये जो पहला सरफेस है इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वीकर होता जाएगा। ठीक। इसलिए देखो यहां पर रिप्रेजेंट क्या, V1 V2 V3 से, तो नजदीक कौन है, V1 है। इसका मतलब V1 का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो V1 लार्जर देन V2, V2 लार्जर देन V3। अब इसी तरह से नेगेटिव वाले को करोगे तो फिर लाइंस क्या हुआ, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मान लो V1 का वैल्यू आपका 70 वोल्ट है, V2 60, V3 40, तो यहां नेगेटिव के लिए V1 -70, -60, -40, इट मींस V1 लेसर देन V2 लेसर देन V3। इसलिए नेगेटिव के लिए क्या होगा, V1 लेसर देन V2 लेसर देन V3। समझ में आ गया? अब यहां पर E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो आर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यह भी एक एनालिसिस हो सकता है। अब यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे ड्रॉ करना है, तो यहां पर एक क्या है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, उसके नियर एक मेटेलिक प्लेट है, तो फिर लाइन जो क्या होगा, नॉर्मली इस पर इंटर करेगा, तो यहां पर जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां पर फील्ड स्ट्रांगर है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, क्लोजर हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से आप देखो यहां पर क्या है, यहां का स्ट्रेंथ ज्यादा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर हो गए, और दूर चले गए तो सरफेस क्या हो गया, जैसे कि यहां पर एक पॉजिटिव यहां पर पॉजिटिव है, तो नजदीक जब रहेगा तो फील्ड लाइंस स्ट्रांगर है, तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। और एक प्लस और एक माइनस हो जाए तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जब इसके नजदीक आएगा तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, प्लस और माइनस के बीच में जब फील्ड पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, लैटरल एक्सपेंशन होता है। तो इस तरह से फील्ड पैटर्न आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर? अब आते इसके प्रॉपर्टीज। पहला कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे हमने ड्रॉ किया था V1 V2, तो V1 V2 सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस E हमने क्या कहा था, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू DL। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अब चार्ज को यदि हम मूव करा दे उस सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो। जैसे मान लिया ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए पॉइंट बी पॉइंट, चार्ज को मूव करा दो, इसका मतलब सरफेस, ये चार्ज कंडक्टर का सरफेस है, ये कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल बी का और ए का इक्वल। अब चार्ज को मूव करा रहे फ्रॉम ए टू बी, तो क्या लिखते हैं, क्यू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो वी बी इज इक्वल टू वी ए, ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, 0।
इसलिए चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 0। ठीक, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर, अभी जैसे आपको बताया पॉजिटिव निगेटिव के लिए और पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होंगे और फार्दर अपार्ट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखने। क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। किधर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। कहता फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बी ए। इसका मतलब वी बी माइनस वी ए। तो वी बी और बी ए ये क्या हो गया? इसको ज्वाइन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या है? परपेंडिकुलर। तो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। इसलिए क्या यहां पर क्या आ जाएगा? डिफरेंस 0। तो वीबीए का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक, दूसरा क्या कहता? डेल्टा वीसीबी। तो डेल्टा वीसीबी इसका मतलब वीसी माइनस वीबी। तो फील्ड का डायरेक्शन किधर है? बोलो। डेल्टा वीसीबी इज इक्वल टू माइनस ई डीएक्स होगा ना? तो ई का वैल्यू कितना है? मैग्नीट्यूड देखो कितना है? 300। और डीएक्स इसका डिफरेंस अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? बोलो। 4 माइनस माइनस, इट मींस 4 माइनस माइनस 3, 7 हो गए। ये कितना आ गया? 7। तो ये कितना आ गया? माइनस 2100 वोल्ट। सिंपल। क्लियर? अब इसको आपने क्या लिखा है? वी सी बी। तो वी बी माइनस वी सी। अब आ जाओ वी सी ए, डेल्टा वी सी ए। तो वी सी माइनस वी ए, किसका किसका पोटेंशियल सेम है? बोलो। ए और बी का। तो इसको क्या लिख दोगे? वी सी माइनस वी बी। ये किसके बराबर आ गया? डेल्टा वीबीसी। वीबीसी का वैल्यू कितना है? तो कितना आ गया? 2100 वोल्ट। समझ में आ गया? तो ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट चार्ज क्यू इज मूव फ्रॉम ए टू बी। चार्ज क्यू को मूव करा रहे ए टू बी, देन ए टू सी, देन ए टू डी एंड फाइनली ए टू ई। तो यहां पे इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट है बी, ए बी सी डी ई, सबका पोटेंशियल इक्वल। अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 0। इसलिए यह पहला हमारा आंसर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क 0। क्लियर हो गया? इट इंप्लाइज होगा यहां पर, वो बाय मिस्टेक इज इक्वल टू लिखा गया। फिर नेक्स्ट पार्ट कहता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट चार्ज क्यू इज मूव फ्रॉम, देखो ए से बी गया और फिर ए टू सी, देन अमाउंट ऑफ वर्क बताओ क्या होगा? ए टू बी। तो बी और सी का पोटेंशियल सेम, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू क्यू इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। दूसरा क्या है? ए टू सी। तो चार्ज क्यू वी सी माइनस वी ए। अब दोनों में देख लो बी और सी का पोटेंशियल सेम, तो यहां बी और सी का पोटेंशियल सेम, एक कॉमन है, इसलिए दोनों का सेम अमाउंट ऑफ वर्क होगा। कैसे 0 हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस किसका? बी और सी का। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये 2020 का क्वेश्चन है, सीबीएसई का 2020 का। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन varies with the distance is equal to
10R plus 5. ठीक, by how much does the electric potential increase in moving from point 1 meter to 10 मीटर? तो क्या आपको सिखा रखा है? सिंपली टीबी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर। और ये क्या था भाई? इनिशियल टू फाइनल वैल्यू था, आर आई टू आर एफ। ठीक था, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो यहां पर हम लोग V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर यूज कर ले। और यहां पर हमारा इनिशियल वैल्यू क्या? 1 और फाइनल वैल्यू कितना? 10। अब माइनस साइन को रिमूव करना है तो क्या लिख दोगे भाई? V1 माइनस V2, माइनस 1 to 10, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया अपने। V1 माइनस V2 लिख दिया। E का वैल्यू कितना आपके पास? 10R प्लस 5 इंटू DR। इसको इंटीग्रेट करो, R का इंटीग्रेशन क्या हो गया? R स्क्वायर बाई 2 हो गया। लिमिट आपका 1 to 10 प्लस 5, DR का इंटीग्रेशन R 1 to 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया? 540 वोल्ट। इसका मतलब V1 माइनस V2, इट मींस V1 लार्जर देन V2। क्या इंडिकेट कर रहा है? बोलो। V1 क्या है? क्लोजर है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है 1 2। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? यस नो? चलो नेक्स्ट आ जाओ। कहते ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड। ठीक, जैसे जैसे आप दूर कर रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है इंक्रीज कर रहा है अलोंग जेड डायरेक्शन। तो हमने क्या किया भाई? एक्स वाई जेड बनाया और फील्ड का डायरेक्शन किधर दिखाया? जेड की तरफ दिखाया। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां है? प्लेन कहां है? एक्स वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू जेड, ये जेड के परपेंडिकुलर। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, देखो ये दूर, फिर दूर, और ये नजदीक आ गए। तो क्या कहता है? वैसे ही फुल ड्रॉ करना आपको कि इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। और डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड होता तो क्या करते? नजदीक वाले को आप या इसको नियरर दिखाते और इसको फार्दर दिखाते। समझ में आ गया? ये भी 2020 का क्वेश्चन था, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपली कहता है एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। जैसे मान लो एक चार्ज यहां पर है Q1, इसके नियर चार्ज Q2 है। अब यहां पर इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन सपोज R1। अब इस पर हमने इन दोनों चार्ज को क्लोजर लाया और सेपरेशन हो गए R2। इसका मतलब क्या हुआ? आपने उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को बदला, एक अमाउंट ऑफ वर्क किया। वही लिखते हैं कि व्हेन टू चार्जेस लाइज इनफाइनाइट डिस्टेंस, दोनों के बीच का इनफाइनाइट डिस्टेंस है, नो अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। और जैसे ही आप उस चार्ज को क्लोजर लाते हो तो सम अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, और वही अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक, जैसे यहां पर Q1 और Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है। अब इसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस है और इसको आप क्लोजर ला रहे Q1 को, फिर Q2 को भी इसके क्लोजर लाया और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लिया है, तो अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। इसलिए फाइनली आप इसको क्या कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। It means electric potential energy of a system of charges is the amount of work done in assembling the charges from infinity to a point. यदि आप इंफिनिटी से उसको लेकर के आ रहे हो, इंफिनिटी मतलब
एक ऐसा पोजीशन जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे हो और उसको एक डिजायर्ड पोजीशन पे लाते हो, तो अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लो कि आप क्लासरूम में बैठे हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब असेंबली बेल लगा और ग्राउंड में इकट्ठा हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? असेंबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। वहां ए सेक्शन के बच्चे बी से इंटरेक्ट हो रहे हैं, बी वाले सी से हो रहे हैं। इसी तरह से मान लो एक चार्ज इंफिनिटी पर है, उसको वर्टेक्स पे लाया। दूसरा चार्ज इंफिनिटी पर दूसरे वर्टेक्स पे, तीसरा चार्ज इंफिनिटी पर उसको लाया वर्टेक्स पे। इसका मतलब यहां पर क्या किया आपने? सारे चार्जेस को ला करके एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया। असेंबलिंग ऑफ चार्जेस, इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल दिया। ठीक, जैसे मान लो कि यहां पर तो हमने कहा अब ये चार्ज है, अब इंफिनिटी पर है मान लो। अब इसको चार्ज को कैरी करके लाया ए पॉइंट पर। ठीक, इसी तरह से दूसरे चार्ज को, ये इंफिनिटी पर, इसको कैरी करके बी पर लाया। इसी तरह से थर्ड वाले चार्ज को कैरी करके इंफिनिटी से सी पॉइंट पर लाया और आपने क्या कर दिया? एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया। ये भी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका, अब इसी पर पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज का आप कैसे निकालते हो? क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज Q1। मान लो कि एक चार्ज Q1 है, इसका अपना फील्ड पैटर्न है और उस फील्ड पैटर्न को हमने ऐसे दिखाया। अब एक चार्ज Q2 है जो इंफिनिटी पर है और उसको Q1 के फील्ड रीजन में आप ला रहे हो। ये चार्ज Q2 को लाया और फाइनली आप लेकर के आ गए इंफिनिटी से एक पॉइंट पर, यहां पर एट ए डिस्टेंस R। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क आपने किया। तो सबसे पहला, ये चार्ज Q1 के कारण से यहां का जो पोटेंशियल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q2 को आपने कैरी किया, कहां से किया? इंफिनिटी से। तो अमाउंट ऑफ वर्क चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो किस चार्ज को लाया? Q2 को। किस रीजन में? Q1 के रीजन में। तो Q1 का पोटेंशियल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। इट मींस अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस जब भी कहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। समझ में आ गया? कौन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। और यदि 3 पॉइंट चार्जेस के लिए कह रहा है, लाइक एक ट्रायंगल के फॉर्म में ही, कि यदि आपने उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी यदि आपको निकालना है तो यहां पर जैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करना। Q1 है, Q2 है, Q3 है। बताओ क्या होगा? ये डिस्टेंस सपोज हम R1 दे दे, R2 दे दे, R3 दे दे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस किसका किसका इंटरेक्शन होगा? Q1 Q2 का, तो 1 2। फिर किसका इंटरेक्शन? 2 3 का। फिर किसका इंटरेक्शन? 3 1 का। क्या फॉर्मूला हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कॉमन हो गया Q1 Q2। कितना डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच? R1 है। फिर आ जाओ Q2 Q3, कितना डिस्टेंस है? R2। फिर आ जाओ Q3 Q1, कितना डिस्टेंस है? R3। क्लियर हो गया? 100%। अब देखो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम यदि पूछता है तो कैसे हम लोग बनाते हैं। यही अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर। जैसे 2 चार्ज है, 0.2 माइक्रोकूलम, 0.012 माइक्रोकूलम। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक, कैलकुलेट द वर्क डन इन रेड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। तो कहता है इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन उसको आपने 5 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दिया। ठीक, उसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए।
तो 0.2 माइक्रोकुलम, 0.01 माइक्रोकुलम, कितना सेपरेशन? 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया आपने? 5 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दिया। अब देखिए क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक। अब कहता है अमाउंट ऑफ वर्क, तो अमाउंट ऑफ वर्क का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितना है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 × 10⁹, और दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर। ये फाइनल हुआ। और इनिशियल क्या हो गया? 9 × 10⁹, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाई डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे। आ गया समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कहता 3 पॉइंट चार्ज है, 3 पॉइंट चार्ज है। ठीक। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। अब कहता है ये इक्विलेटर ट्रायंगल का साइड 1 मीटर है, इसके वर्टिसेस पे है। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दीज चार्जेस टू द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.5 मीटर। मतलब अब एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया। अब उसके साइड कितने आ गए? 0.5 मीटर। पहले कहा था ये 1 मीटर साइड के वर्टिसेस पे था, अब कहां पर आ गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड कम है, तो फाइनल ये हो गया। ठीक। और इनिशियल ये, तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में असेंबलिंग, इसका इंट्रैक्शन 1 2 2 3 3 1। ठीक। माइनस 1 2 2 3 3 1। देखिए वही कैलकुलेशन है। इनिशियल देख लीजिए क्या, 9 × 10⁹, 1 2 का इंट्रैक्शन 1 मीटर, 2 3 का इंट्रैक्शन 1 मीटर, 3 1 का इंट्रैक्शन 1 मीटर। फाइनल क्या हो गया? 1 2, डिस्टेंस कितना? 0.5 0.5 0.5। ये हो गया फाइनल, दोनों का सब्ट्रैक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल अमाउंट ऑफ वर्क। क्लियर है? यस नो? बोलो 100%। जस्ट मिनट, लग रहा है कि थोड़ा सा कैमरा के इस पे शेड आ रहा है, वेपर लगता है। चलो कोई बात। अब आ जाए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स अर्थिंग ए कंडक्टर। जैसे सिंपली 2 कंडक्टर है Q1 Q2, और इसको हम लोग एक को अर्थ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पहले वाले का रेडियस A, दूसरे वाले का रेडियस B है, और हमने पहले वाले को ग्राउंड कर दिया। तो जिसको ग्राउंड करेंगे उसका पोटेंशियल 0 लेंगे। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अर्थिंग ए कंडक्टर का मतलब उस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 लेंगे। ठीक, यही हमने लिखा है। अब यहां पर देख लीजिए, पोटेंशियल किसका निकालेंगे? जिसको ग्राउंड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर कैरिंग चार्ज Q1 ऑफ रेडियस A, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो इसका पोटेंशियल तो अपना निकलेगा, और दूसरा चार्ज Q2 के कारण से निकलेगा। तो पोटेंशियल ऑफ रेडियस A इज इक्वल टू ओन पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/A प्लस Q2 चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/B, और उसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के इक्वल। वही लिखा है देखिए, KQ1/A प्लस KQ2/B इज इक्वल टू 0।
तो इस पर कितना चार्ज मिल गया, Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2 A बाई बी। समझ में आ गया। तो जिसको आप ग्राउंड करेंगे उसका पोटेंशियल निकालेंगे और उस पोटेंशियल को इक्वल टू 0 कर देंगे। क्लियर है? ठीक, अब देख लीजिए। जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एक सरफेस जिसका चार्ज Q1 और रेडियस R1, दूसरा सरफेस चार्ज Q2 रेडियस R2 है। ठीक, तो कहता पोटेंशियल निकालो 1 का। तो 1 का पोटेंशियल किसके कारण से निकला, एक तो अपने इस चार्ज के कारण से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर, दूसरा Q2 के कारण से निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। क्लियर है? समझ में आ गया। अब सेकेंड पर जब जाओगे तो क्या होगा, सेकेंड का अपना पोटेंशियल और दूसरे के कारण, किसके कारण, पहले वाले के कारण से। तो सेकेंड का पोटेंशियल कितना हो गया बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2, और फिर इसके लिए इसको इनक्लोज कर दिया Q1 को, इसलिए रेडियस उसका R2 ही रहेगा। तो Q2 बाई R2 अपना और इसका Q1 बाई R2। जब ये तीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होंगे तो क्या होगा, 1 पे निकालेंगे ड्यू टू ऑल, फिर 2 पर निकालेंगे ड्यू टू ऑल, फिर 3 पर निकालेंगे ड्यू टू ऑल। ठीक, इसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहां पर क्या है, चार्ज QA, चार्ज QB, चार्ज QC, रेडियस ABC है। अब यहां पर हमको पोटेंशियल निकालना A पर, तो A पर निकालोगे तो क्या होगा बोलो, उसका अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाई A प्लस QB बाई B प्लस QC बाई C, और B पर जब निकालोगे तो क्या होगा, B A को इनक्लोज कर देगा, इसलिए B का अपना रेडियस तो B रहेगा और A वाले के लिए B हो जाएगा। तो क्या आ गया, QA बाई B प्लस QB बाई प्लस QC बाई C। थर्ड पे निकालोगे तो थर्ड वाला सबको इनक्लोज कर देगा, इसलिए रेडियस सबका इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड वाले के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाई C प्लस QB बाई C प्लस QC बाई C। क्लियर हो गया 100%। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आउटर सरफेस को हमने ग्राउंड कर दिया, तो अब किसका पोटेंशियल लिखोगे, बाहर वाले का पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बाई R1। तो यहां पर R1 की जगह पर क्या होगा, चूंकि उसने इनक्लोज कर दिया तो R2 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर R2 ही रहा, इज इक्वल टू 0, तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, और इसका वैल्यू डाल करके आप पहले वाले का ही पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो ये पहले वाले का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1, और ड्यू टू माइनस Q, मतलब Q के कारण से, Q डैश के कारण से, तो Q डैश का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। देख लो, चेक करो, पहले तो समझ में आ गया कि ये सेकेंड वाले को ग्राउंड किया, तो सेकेंड वाले ने दोनों को इनक्लोज किया, तो क्या फॉर्मूला आ गया, सेकेंड वाले ने दोनों को इनक्लोज कर दिया, तो यहां पर पोटेंशियल सेकेंड सरफेस पे आप निकालोगे तो Q बाई R2 प्लस Q डैश बाई R2, इसका मतलब Q इज इक्वल टू माइनस Q डैश, और पहले वाले पर पोटेंशियल जब निकाल रहे हो तो K, तो चार्ज कितना है बोलो, पहले वाले का कितना है Q, रेडियस R, और दूसरे वाले का क्या है Q डैश बाई रेडियस R2। तो K Q बाई R1 और Q डैश का वैल्यू कितना है, माइनस Q के इक्वल, तो माइनस Q बाई R2 हो गया, यही है यहां पर। क्लियर हो गया। तो अर्थिंग ए कंडक्टर भी इस, क्योंकि पोटेंशियल इसका 0 हो गया,
अर्थ किया ना आपने, ग्राउंड किया हुआ है। क्लियर हो गया? अब आ जाए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इसमें जो कंडक्टर्स के प्रॉपर्टीज हैं कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो सिंपली मान लो कि ये कंडक्टर का शेप हमने ड्रॉ किया जिसमें फील्ड पैटर्न इधर दिखाया, ई एक्सटर्नल। इसका मतलब इधर का पोटेंशियल फील्ड को दिखाया। तो ये जो फील्ड है अप्लाइड फील्ड है। तो ड्यू टू इंडक्शन इस कंडक्टर पर यहां पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो इंड्यूस्ड है ये अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, +2- इस डायरेक्शन में। ये तब तक होता रहता है जब तक कि एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड के बराबर ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण से दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो फाइनली नेट फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टीज। सेकेंड कहता है द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो जैसे मान लो एक सरफेस हमने ड्रॉ किया आर्बिट्रेरी शेप का और एज्यूम कर ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहां पर एन कैप इधर है, तो फील्ड होना चाहिए एन कैप के लॉन्ग। हमने मान लिया ई ऐसे है और ये एंगल थीटा फॉर्म किया, तो इधर का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो गया, ई कॉस थीटा। इधर का कंपोनेंट ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा टेंजेंट के लॉन्ग है। ई कॉस थीटा का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब चार्ज का मोशन हो जाए, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ रहे हैं स्टैटिक कंडीशन, चार्ज का मोशन नहीं है। इट मींस ई कॉस थीटा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री क्या इंडिकेट कर रहा है, बोलो। थीटा 90 डिग्री का मतलब ये थीटा अब इधर हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एन कैप के अलोंग हो जाएगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। थर्ड पॉइंट, थर्ड कहता है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। ये कंडक्टर के सरफेस पे चार्जेस, हमने इसके इंटीरियर में गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। गॉसियन सरफेस के अंदर नो फील्ड, तो ई 0। अब इसको हमने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा के, इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर फील्ड क्या है, 0, तो ई 0 हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाए। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो इनसाइड कंडक्टर ई क्या होता है, 0। तो डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। इसमें पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर का वैल्यू क्या आता है। तो जैसे एक कंडक्टर है, कंडक्टर पे हमने एज्यूम कर लिया आर्बिट्रेरी शेप का, इस पर चार्ज क्यू। ठीक, अब इसको हमने इनक्लोज किया बाय द गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक, और इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर डीएस ले लिया। इसके लिए एक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो फील्ड आउटवर्ड दिखा दिया नॉर्मल टू द सरफेस। और एक फील्ड क्या होगा, इनसाइड होगा। और इनसाइड फील्ड क्या होता है, 0। इसका मतलब फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ बाहर के कारण से होगा। ठीक, तो ई डॉट डीएस सिर्फ आउटसाइड जो है फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा। तो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस क्या हो गया, सिग्मा इंटू डीएस। क्लियर? फाई ई डॉट डीएस सिग्मा डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट, डीएस डीएस कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल के लॉन्ग, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये सब पढ़ा रखा है आप लोगों को। इसी तरह से आपको रिवीजन करते रहना है, इतना क्विक होना है।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रीजन हम लोग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, ठीक। और इसी से हम लोग एक ऐसा कैविटी क्रिएट करते हैं जहां फील्ड जीरो, और इसी को कहता द फेनोमेनन ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना, और यही रीजन है कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश होता है इनसाइड कैविटी। तो एक एग्जाम्पल भी है कि जैसे आपको लाइटनिंग ऑफ कंडक्टर हो रहा है, बिजली कड़क रही है, तो आप खुले मैदान में जाएंगे या पेड़ के नीचे छिप जाएंगे, ये कार के अंदर चले जाएंगे। तो कार के अंदर चले जाएंगे क्योंकि वहां एक कैविटी क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, तो वहां पर आप सेफ हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का प्रॉपर्टीज था। लास्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। तो इससे रिलेटेड एक जैसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब आया हुआ है। कहता व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज अपोज करता है एक्सटर्नल को, अभी बताया, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड, ठीक। स्टैटिक कंडीशन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए ए बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक। कहता कंडक्टर को एक्सेस सब चार्ज दे दिया, तो उस कंडीशन में चार्ज कहां होगा भाई? उसके सरफेस पर ही रहेगा। तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ये कैसे क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है कि दो मेटल स्फीयर है, एक का रेडियस आर, दूसरे का रेडियस 2r, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और दोनों को कांटेक्ट में रख करके सेपरेट कर दिया, तो एक पर कितना चार्ज होगा, सरफेस कितना होगा, दूसरे पर कितना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये नीट में भी आया और इसका एक पार्ट एनसीईआरटी में भी है। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहला तो आप Q1 मान लो, तो Q1 P पर है, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। तो पहले वाले का सरफेस एरिया 4πr², दूसरे वाले का बता दो, सिग्मा सेम है दोनों का, 4π इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो कितना बन गई है? 16πr²। क्यू टोटल निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गए? सिग्मा इंटू 20πr² होगा, यस नो? अब उसके बाद जब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं और सेपरेट करते हैं, कांटेक्ट का मतलब चार्ज का शेयरिंग, इसका मतलब तब तक कांटेक्ट में रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। इट मींस पोटेंशियल V1 V2। तो K चार्ज इस पर Q1, रेडियस कितना भाई? R है, इज इक्वल टू K Q2, रेडियस कितना है? 2R। तो Q1 बाई Q2 का रेशियो कितना आ गया? 1/2। बोलो, तो Q2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2Q1, ठीक है यहां तक। अब जो नया चार्ज डेवलप करेगा पहले पर P पर, Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 इंटू टोटल चार्ज। Q1 वैसे ही रहने दो, Q2 का वैल्यू देखो कितना है? 2Q1 इंटू Q टोटल, कितना बन गया ये? Q टोटल बाई 3 होगा, यस नो? चलो Q2 डैश बताओ कितना हो गया? Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 इंटू Q टोटल। Q2 डिवाइड बाई Q2 का वैल्यू कितना? 2Q1। तो ये 2Q1, Q1 प्लस 2Q1, बोलो, इंटू Q टोटल, तो कितना आ गया? 2/, अरे 2/3 हुआ। अब क्या पूछ रहा है? सिग्मा किसका? P का। तो सिग्मा बराबर 4 बाई एरिया। तो चार्ज कितना है? Q1 डैश, इसका एरिया कितना है? Q1 डैश का वैल्यू बताओ कितना? Q टोटल
बाई 3 इंटू 4πr², और सिग्मा के फॉर्म में Q2 कितना है, Q टोटल 20πr² बाई 3 इंटू 4πr², कितना आ गया बताओ जल्दी से, 5/3 सिग्मा आया, यस नो। चलो Q, अभी इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके लिए, Q के लिए, तो Q2 डैश, इसका कितना है रेडियस, Q2 डैश का वैल्यू बताओ, 2/3 Q टोटल डिवाइड बाई कितने आ गए 4, तो यहां पर 4 कर दें, 4πr², तो 2/12, ठीक है। Q टोटल का वैल्यू बताओ कितना, सिग्मा 20πr² डिवाइडेड बाई 4πr², कितना बचा 5/6, सिग्मा। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ गया, चेक करो, डी आएगा, है समझ में, कोई ऐसा नहीं रॉकेट साइंस अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, जो पढ़े बस उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। हो गया, आगे बढ़े, देखते हैं क्या आंसर है भाई, सॉल्व भी कर रखा है, ये आंसर है, फाइनली डी ऑप्शन है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन कहता है कि एक कैविटी है कंडक्टर के अंदर, तो भाई कैविटी कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी 0, कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाए डायलेक्ट्रिक्स, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, डायलेक्ट्रिक्स जल्दी ही खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, डायलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंस है जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसको कंडक्ट कराएंगे, ठीक, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली जो इंसुलेटर्स जितने हैं वो डायलेक्ट्रिक्स हैं, इसका मतलब डायलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंसेस which have no charge carriers, उनके पास चार्ज कैरियर्स नहीं होते, जैसे ग्लास है, वैक्स है, ठीक, पेपर है, ये सब प्योर डायलेक्ट्रिक्स है, ठीक, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब इसमें बेसिकली 2 टाइप डायलेक्ट्रिक्स के, एक को हम लोग कहते हैं पोलर, दूसरे को कहते हैं नॉन पोलर, ठीक, पोलर डायलेक्ट्रिक्स है, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। अब यहां पर पोलर डायलेक्ट्रिक्स ऐसे हैं जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, इसका मतलब कि यहां पर इसका एसिमेट्रिकल शेप होने के कारण से इसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है। एग्जाम्पल HCl, H2O, NH3, ये सब एक एग्जाम्पल, जैसे हमने H2O का लिया। अब H2O का लिया तो यहां पर मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट दिखाया और इसको अकॉर्डिंग इसका एक डाइपोल मोमेंट है, और ये डाइपोल मोमेंट जो फॉर्म करता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो पेयर है वो यहां पर 105 डिग्री, एक डाइपोल मोमेंट इसका हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन का P1 और इसका P2 हो गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अब कहता है कि यदि फील्ड नहीं रहता है तो इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड ये रैंडमली ओरिएंटेड होते रहते हैं और एक क्लोज चेन बना देता है, और जब क्लोज चेन बनता है तो इस कारण से नेट डाइपोल मोमेंट
जैसे पी वेक्टर, फिर पी वेक्टर, पी वेक्टर, सबका वेक्टर सम निकालोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। जैसे ही फील्ड आप अप्लाई करते हो ये सारे अलाइन हो जाते इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे ही फील्ड आपने अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन हो गए और ये एक नेट डाइपोल मोमेंट पॉसेस करता है। ये पोलर डायलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर है। इसी तरह से महाजन नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर जाएंगे, जिसके कारण से उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका सिमेट्रिकल शेप होगा। जैसे मिथेन है, बेंजीन है, इन सब का सिमेट्रिकल शेप होता है, इसके कारण से इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब जैसे यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर गए तो नेट फील्ड मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो गया इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। अब जैसे ही फील्ड आप अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच हो गया, एक चार्ज पॉजिटिव पर एक फोर्स लगेगा और एक नेगेटिव पर लगेगा, जिसके कारण से ये जैसे ही फील्ड अप्लाई किया, देखो फिर से देखो यहां पर फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो गया। इसका मतलब यहां पर फाइनली पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब इसके कारण से एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। इसके कारण से बाय द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड। ठीक, अब यहां पर वही चीज हमने यहां पर दिखाया, यही है पॉजिटिव नेगेटिव, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव नेगेटिव का। जैसे ही फील्ड अप्लाई किया तो एक क्यूई लग गया पॉजिटिव चार्ज पे और एक माइनस क्यूई नेगेटिव चार्ज पे लगा, स्ट्रेच हो गए। क्लियर? तो फाइनली स्ट्रेच होके हमने थोड़ा सा इलोंगेटेड वे में दिखाया फिगर में। अब इसके कारण से यदि हम एक डायरेक्ट्रिक्स के अंदर देखें तो इस तरह से सारे स्ट्रेच होते जा रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स होते जा रहे हैं। और फाइनली हम यदि इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिखाए तो जैसे पहले वाले वर्टिकल कॉलम का जो पॉजिटिव चार्ज है सेकेंड वर्टिकल कॉलम के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को कैंसिल करेगा, तो नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ये सारे चार्ज एक सरफेस चार्ज डेंसिटी को डेवलप करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप क्या होगा, ये प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा, जो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। देखो फील्ड का डायरेक्शन ईपी आ गया, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा इसके अंदर, अप्लाइड कौन है ई नॉट, और अपोज कौन किया या इंड्यूस किसने किया फील्ड, ईपी। तो नेट फील्ड क्या बन जाएगा बताओ, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को ई कहा और ये ईपी, तो नेट फील्ड क्या आ गया अप्लाइड के लिए ई नॉट माइनस ईपी। समझ में आ गया? अब यहां पर डायलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, जैसे मान लो कि एक सिलिंड्रिकल शेप लिया, अब सिलिंड्रिकल शेप में ए सर्फ इसका एरिया ए, हाइट इसका एच है, और इस तरह से स्ट्रेच हो गया, इस तरह से डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। और ऊपर क्या आ जाएंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज का एकोमुलेशन, और नीचे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज का एकोमुलेशन। ये क्या करेगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, फाइनली इसका पोलराइजेशन निकाल सकते हैं। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, आपने कहां से पोलराइजेशन क्रिएट किया, इंड्यूस्ड डाइपोल से किया। तो पोलराइजेशन वेक्टर को हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट के लिए पीआई बाई वॉल्यूम लिखते हैं, और इसको एनपी और वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वो चार्ज आपका क्यूपी प्लस फॉर्म किया और यह माइनस क्यूपी फॉर्म किया। ठीक, अब इसी बेसिस पर हम लोग इसका पोलराइजेशन निकालेंगे। तो पोलराइजेशन में देख लीजिए, पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम लिखा, इसलिए सिग्मा पी का वैल्यू पी के बराबर हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू पोलराइजेशन P बाई एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन का मतलब पोलराइजेशन वेक्टर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा P कहां से आया? सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस से, और उसका वैल्यू पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर है। अब जैसे ही फील्ड आप अप्लाई करते हो तो E इज इक्वल टू क्या लिखते हो? E नॉट माइनस ई। ईपी का वैल्यू क्या हो गया? P बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये P यहां पर जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पर डिपेंड करता है, इसके लिए ससेप्टिबिलिटी का ही यूज करते हैं। और एप्सिलॉन नॉट यहां मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है, जिससे कि हम लोग काई ई को डायमेंशनलेस बनाते हैं और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई नॉट और यहां पर P का वैल्यू डाल दोगे तो एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको बता देते हैं कैसे आया। नेट फील्ड यहां पर ईपी जो आपने लिखा, ईपी इज इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर P का वैल्यू हमने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये वैल्यू आप डाल दोगे एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इससे बन जाएगा ये फॉर्म। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने नेट लिखा है वो ई नॉट माइनस ईपी है, तो यहां पर ई नॉट का वैल्यू हो गया ई माइनस ईपी का वैल्यू, सॉरी वो गलती से लिखा गया पहले, तो ये आपका ई नॉट हो गया। और ये हो जाएगा इस फॉर्म में, इसको एलएचएस में लाओगे, इज इक्वल टू ई नॉट, इससे ई कॉमन ले लोगे, ई नॉट, और ई नॉट बाई ई क्या कहलाता है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 1 प्लस का ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, और ये हमको रिप्रेजेंट कर ई नॉट बाई ई, नॉट ई नॉट, ई नॉट बाई ई, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये 1 प्लस का इज इक्वल टू के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना चाहिए आपको। क्लियर? तो ये मेन डेरिवेशन था, और एक दो क्वेश्चन आप देख लीजिए इस रिलेटेड, बहुत इजी है कि कौन सा पूछेगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, तो सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? जीरो। समझ में आ गया? क्लियर? अब जैसे एक डायलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। क्लियर? तो इस तरह से ये पार्ट, और एक और एक देख लीजिए क्वेश्चन। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा? बोलो जल्दी से। डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड, और दूसरा थर्मल एनर्जी। ठीक है? एक और क्वेश्चन, P इज नॉर्मल टू द सरफेस, पोलराइजेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, पोलराइजेशन अभी जस्ट बताया, P वेक्टर पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या था? सिग्मा P। ठीक, तो इस तरह से सारा टॉपिक खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में क्या हम लोग पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस। कल की क्लास में कैपेसिटेंस हम लोग करेंगे, ठीक है?